अच्छा जी, the next topic that we are going to start today is light. सही है। और हम लाइट की जब भी बात करते हैं चैप्टर लाइट की, तो इट्स अ बिट लेंदी टॉपिक। सही है, एक अच्छा खासा बड़ा टॉपिक है। और लाइट को हम बेटर इसको स्प्लिट कर लेते हैं 4 सेक्शंस के अंदर, ठीक है। फिर उसी हिसाब से हम डिस्कशन करेंगे। द फर्स्ट टॉपिक ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्शन। ठीक है। जो आपके पास दूसरा टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन। द थर्ड वन इज डिस्पर्जन। एंड द लास्ट वन इज लेंसेज। ठीक है। सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉपिक रिफ्लेक्शन। जिस तरह से अभी हमने बच्चों वेव्स की रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था, सिमिलरली वी हैव द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक सरफेस है, सॉरी, ठीक है, एंड व्हेन द लाइट हिट्स दिस सरफेस, और इस बैरियर को हिट करने की वजह से द लाइट बाउंसेस बैक ऑफ। ठीक है। लाइट बाउंस बैक हो जाती है, एंड दिस बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। इज दैट क्लियर? अच्छा जी। सो द फर्स्ट थिंग इज दैट वी आर गोइंग टू ड्रॉ नॉर्मल। और जब भी आपके पास आप सुनते हैं वर्ड नॉर्मल, तो बेटे नॉर्मल का मतलब क्या होता है? लेट मी राइट इट फर्स्ट। अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू सरफेस, जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर हो। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो हियर द नॉर्मल इज स्ट्रेट लाइन which is perpendicular, which makes 90-degree angle with the mirror, with the surface, right? अच्छा जी। अब the ray which is coming and striking the surface, जो इस surface को hit कर रही है, इसको हम कहते हैं incident ray। The light which is bouncing back off is called reflected ray। और वो लाइन जो कि perpendicular है surface के, this is called normal। Is that clear? जी। ठीक है। अब आपके पास नॉर्मल और इंसिडेंट रे के दरमियान जो एंगल होता है बेटा, इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब जो आपके पास पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है। तो रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन में लिख देता हूँ। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर striking a surface। Is that clear? अच्छा जी। अब इसके लॉज हैं, हम इसको क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। द फर्स्ट लॉ सेज कि भाई, फॉर एग्जांपल, इफ दिस इज द प्लेन सरफेस, द लाइट इज कमिंग, दिस इज द लाइट रे व्हिच इज कमिंग
hitting this surface and bouncing back off. Is that clear? So the first law says कि incident ray, reflected ray and normal, they all lie on the same plane. ये सारे same plane के ऊपर lie करते हैं. Is that clear? Is that clear to all of you? ठीक है. अच्छा जी. तो ऐसा नहीं होगा. सेम प्लेन का मतलब कि भाई अगर इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है और रिफ्लेक्ट अप करना है तो सेम प्लेन यही वाला रहेगा. ऐसा नहीं होगा कि लाइट यहाँ से आई एंड वो यहाँ पर चली जाए, टुवर्ड्स द कैमरा चली जाए. नो, जिस प्लेन पर इंसिडेंट रे है उसी प्लेन के ऊपर रिफ्लेक्टेड रे रहेगी. ठीक है. ये सेम प्लेन के ऊपर लाए गए होते हैं. दूसरा जो आपके पास मशहूर जमाना लॉ है, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, बराबर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के. इज दैट क्लियर? एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर. यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? Image formed by a plane mirror. Sir, can you show the upper part again? Wait a second. This one? Yes, sir, done. Okay. Image formed by a plane mirror. जो प्लेन मिरर से इमेज बनती है उसकी प्रॉपर्टीज को हम जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं. सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कि द इमेजेस रियल और वर्चुअल. Virtual. वर्चुअल इमेज होती है. अच्छा, डिफरेंस क्या होता है रियल और वर्चुअल इमेज में? आसान लफ्जों में बता दें. अच्छा, चलिए मैं बताता हूँ जल्दी से. रियल इमेजेस कैन बी प्रोजेक्टेड ऑन टू द स्क्रीन. जैसे प्रोजेक्टर की आप इमेज को किसी स्क्रीन के ऊपर प्रोजेक्ट कर देते हैं, रियल इमेज को आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं. बट द वर्चुअल इमेजेस कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन टू द स्क्रीन. यानी कि आप मिरर से अपनी इमेज को निकाल कर किसी स्क्रीन के ऊपर प्रोजेक्ट नहीं कर सकते. इज दैट क्लियर? इट इज वर्चुअल, इट इज अपराइट. सही है, स्ट्रेट होती है. इफ यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर, सो मतलब आप अगर आप वर्टिकली अपराइट हैं तो आपकी इमेज भी ऐसी नजर आ रही होगी. आपकी इमेज अपसाइड डाउन नजर नहीं आएगी. ठीक है, ऐसी स्ट्रेट नजर आएगी. द थर्ड प्रॉपर्टी दैट वी हैव इज लेटरली इन्वर्टेड. ये कौन समझाएगा मुझे लेटरली इन्वर्टेड का मतलब? सर उल्टा होती है. हमारा समझे अगर हम लोग सामने खड़े होंगे तो हमारा राइट हैंड है वो लेफ्ट हैंड की तरफ होगा और हमारा लेफ्ट हैंड राइट हैंड की तरफ होगा ऐसे. और जो है ना उल्टा होती है. आसान लफ्जों में सही है, शाबाश बेटे. अगर मैं एम्बुलेंस देखूं तो एम्बुलेंस की जो फ्रंट साइड होती है उसके ऊपर एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है. सही, फ्लिप्ड इमेज होती है, लैटरली इन्वर्टेड होती है, रिवर्स होती है. क्यों? क्योंकि जब कोई भी बंदा उसे अपनी गाड़ी के रियर व्यू मिरर में देखेगा तो मिरर की में देखने की वजह से क्या होगा बेटे, जब इमेज इन्वर्ट होगी तो उसे सीधा नजर आएगा. इज दैट क्लियर? तो जो Yes. हमारे पास इमेज फॉर्म होती हैं बाय प्लेन मिरर, दे आर
laterally inverted or they are left right reversed. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई रेज माई हैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर, तो इमेज का कौन सा हैंड रेज्ड होगा? इट्स लेफ्ट हैंड. इज दैट क्लियर? अच्छा जी. द सेकेंड थिंग इज, फोर्थ थिंग सॉरी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस. जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा उतना ही इमेज का डिस्टेंस होगा. यानी फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर, तो आपकी आपकी इमेज भी उतने ही दूर मिरर से खड़ी होगी. फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर कमिंग क्लोजर टू द मिरर, सो योर इमेज इज ऑल्सो कमिंग क्लोजर टू द मिरर. ठीक है. अच्छा जी. देन वी हैव द हाइट. तो ऑब्जेक्ट हाइट इज इक्वल टू इमेज हाइट. जितनी हाइट ऑब्जेक्ट की होगी बेटे उतनी हाइट इमेज की भी होगी. इज दैट क्लियर? ओके, दैट्स गुड. अच्छा जी. अब हम किसी कोई भी, अगर फॉर एग्जांपल रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हमें कहा गया है कि भाई आप एक प्लेन मिरर की रे डायग्राम को ड्रॉ करें, हाउ आर वी गोइंग टू डू दैट? किस तरह से ड्रॉ करेंगे? लेट्स सी. Let's say the object is placed on this side. This is the object. सही है. हमने पढ़ा था मिरर से जितने डिस्टेंस के ऊपर ऑब्जेक्ट होगा, सही है, उतने डिस्टेंस के ऊपर क्या कौन फॉर्म होगा बच्चों? Image. इमेज भी सेम डिस्टेंस पे प्रोड्यूस होगी. इज दैट क्लियर? लेट्स से आपका जो ऑब्जर्वर था, ही वाज एट दिस साइड. ठीक है. द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव डन इज कि हमने इमेज को प्लॉट कर लिया कि इमेज कहाँ मौजूद है. सही है. देन व्हाट आर वी गोइंग टू डू बच्चों? वी आर गोइंग टू ड्रॉ two straight lines from the object to the eye. ऑब्जेक्ट से लेके आय तक हमने दो स्ट्रेट लाइंस बना दी. ठीक है. तो इससे हमें मिल गई रिफ्लेक्टेड रे. इज दैट क्लियर? सबसे पहले इमेज से लेकर आय तक हमने दो रेज ऑफ लाइट बना दी. ठीक है. अच्छा अच्छा. द सेकेंड थिंग, अच्छा यहाँ पे हम डॉटेड लाइंस बनाते हैं क्योंकि मिरर के बैक वाला पार्ट एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता. दिस शोज द वर्चुअल पार्ट. इसलिए मैंने इसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया. नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू डू? वी आर गोइंग टू जॉइन दिस पॉइंट विद ऑब्जेक्ट. इससे क्या हुआ? ये मिल गए हमें इंसिडेंट रे, और ये दूसरी वाली जो है वो रिफ्लेक्टेड रे मिल गई. इज दैट क्लियर? हाँ जी बेटा, इज दैट क्लियर? जी. अच्छा जी. जी बेटे. रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन आ गया, इसको भी हम सॉल्व कर ही लेते हैं. मैं कर देता हूँ, एक सेकंड.
हाँ जी, तो मैं कह रहा था कि सबसे पहले हमने क्या किया कि जितने डिस्टेंस के ऊपर हमारे पास ऑब्जेक्ट था मिरर से, उतने डिस्टेंस के ऊपर हमने इमेज को बना दिया। इज दैट क्लियर? सही है। इसके बाद बच्चों हमने क्या किया कि हमने दो रेज ऑफ लाइट ली। टू rays of light have been drawn from the image to the observer. Is that clear? And right afterwards हमने क्या किया कि हमने इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया विद द ऑब्जेक्ट। आप रूलर से ड्रॉ करेंगे, यू यू कैन इजीली ड्रॉ दैट। ठीक है, इज दैट क्लियर बच्चों? जी। अच्छा ठीक, अच्छा ठीक, तो ये क्वेश्चन है हमारे पास। अच्छा जी, द क्वेश्चन फिगर 5.1 shows बेटा मोस्ट प्रोबेबली 10 o'clock तक, 10:15 तक। ठीक है, फिगर 5.1 shows a road junction, a moving car and a stationary truck। सही है, एक स्टेशनरी ट्रक है, सॉरी एक स्टेशनरी ट्रक है, ये मूविंग कार है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सही है। एंड द रोड हैज वॉल्स ऑन ईच साइड, दोनों साइड के ऊपर भाई वॉल्स मौजूद है। ठीक है, यहाँ पर भी और यहाँ पर। अच्छा जी, द ड्राइवर ऑफ द ट्रक इज एट पोजीशन एक्स। ट्रक का ड्राइवर यहाँ बैठा हुआ है। ठीक है, द कार मूव्स राउंड द कॉर्नर, कार ऐसे मूव कर रही है। ठीक है, ऑन फिगर 5.1 label a point on the road where the truck driver sees the car। हमें वो पॉइंट मार्क करना है जहां पर जो है वो ट्रक ड्राइवर को ये कार नजर आ जाए। ठीक है, और उसको लेबल करना है पॉइंट वाई। वो डू यू थिंक कहाँ नजर आएगी? जब कार यहाँ होगी नजर आ जाएगी ट्रक ड्राइवर को? नहीं। यहाँ पे, नहीं। यहाँ पे। आ जाएगी। सो दिस इज द पॉइंट, इस पॉइंट को आप क्या करेंगे, वाई से मार्क कर दें। ठीक है, यानी कि इतना क्लोज पहुंचकर आपको जो है वो नजर आएगा। अच्छा, कोई भी चीज हमें क्यों कैसे नजर आती है? कैन एनीवन ऑफ यू एक्सप्लेन इट क्विकली? लाइट लाइट रिफ्लेक्ट होती है, सही है। फॉर एग्जाम्पल, आँख के अंदर जा रही है। अब सारी चीजें नजर आपको किस तरह आती है, मैं आपको किस तरह नजर आ रहा हूँ? बिकॉज द लाइट इज स्ट्राइकिंग टू मी एंड देन इज रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम माई surface and then it is going into the camera and that's how my image is transferring into the laptop और आप देख पा रहे हैं। am I right or not? सही है। अच्छा जी, अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अ प्लेन मिरर इज प्लेस्ड एट द रोड जंक्शन। यहाँ पे एक प्लेन मिरर को लगा दिया गया, ठीक है, इस तरह से। इन फिगर 5.1 5.2, सही है। शो दिस मिरर अलाउ द ड्राइवर ऑफ द ट्रक टू सी द कार व्हेन इट इज एट पोजीशन शोन इन फिगर 5.2। सही है। अब ये कह रहे हैं कि शो हाउ दिस मिरर अलाउज द ड्राइवर ऑफ द ट्रक टू सी द कार व्हेन इट इज एट पोजीशन वाई। हाँ जी, अब ये कैसे करें भाई? वो कह रहे हैं अब इसको नजर आ जा रही है, कैसे नजर आएगी? एनीवन? अभी ये चीज हमने एक्सप्लेन की है भाई। देखो, रिफ्लेक्शन होना जरूरी है, एम आई राइट और नॉट? यस। अब मैं अंदाजे से क्या करता हूँ कि भाई मैं कहता हूँ कि भाई लेट्स से आई लेट मी Yes, ड्रॉ। sir. एक सेकंड रुकिएगा।
मैंने सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए मिरर की साइज को बढ़ाया है, ठीक है, जस्ट टू मेक श्योर कि भाई जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का है, सही है, मिरर से उतना ही डिस्टेंस इमेज का भी होगा, सही है। यानी कि यहाँ कहीं इमेज बन रही होगी जो कि इस ट्रक ड्राइवर को नजर आ रही होगी, राइट? यस सर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? Yes. सही है। तो इफ यू रिमेम्बर, अभी थोड़ी देर पहले हमने ये डिस्कस किया था कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी अगर हमें रे डायग्राम को ड्रॉ करना होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होगा उतने डिस्टेंस पर इमेज बनेगी, जो पोजीशन ऑब्जेक्ट की है उसी पोजीशन के ऊपर इमेज बनेगी, बट ऑन द अदर साइड। इज दैट क्लियर? जी। तो मैंने भी यहाँ पर यही किया है, जो यस। स्ट्रेट ब्लैक लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ की है, इससे मैंने ये बताने की कोशिश की है कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो सेम डिस्टेंस के ऊपर बट ऑन द अदर साइड आपके पास गाड़ी जो है वो इमेज नजर आ जाएगी इस कार की, ठीक है। फिर हमने बेटे क्या किया था कि फिर हमने एक लाइन या दो लाइन ड्रॉ की थी, यू कैन ड्रॉ वन ऑल्सो। आप एक लाइन लेकर आए टू द ऑब्जर्वर। अब यहाँ पे ऑब्जर्वर कौन है भाई? ट्रक ड्राइवर, ठीक है। ट्रक ड्राइवर। तो मैं इस इमेज से एक लाइन लेकर आ गया कहाँ तक बेटे? ट्रक ड्राइवर तक। इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब यू कैन क्लियरली सी, मैंने आप लोग को ये भी बताया था कि फिर आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट से लेके मैंने कुछ गड़बड़ की होगी अभी ना। बेटा आप लोग के पास रूलर होगा तो आप इजीली आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने यहाँ कुछ गड़बड़ की है, सही है, देख लीजिएगा बिल्कुल परपेंडिकुलर हो। वुड बी समथिंग लाइक दिस, सही है। अब देखें रेज ऑफ लाइट यहाँ से जा रही है और बाउंस बैक होकर यहाँ से वापस मिल जा रही है, क्योंकि मैं सिर्फ लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर, स्ट्रेट लाइंस। आपके पास रूलर होगा तो यू कैन इजीली ड्रॉ दैट। इज दैट क्लियर? तो जी। ये रे डायग्राम इस तरह से आप ड्रॉ करेंगे, सही है, तो आपको पता चल जाएगा। सर ये हमें पूरी बनानी होगी जो मिरर के पीछे भी है। हाँ, इसको डॉटेड कर दीजिएगा। चाहे तो ये ब्लैक वाली लाइन ना बनाए, दिस वाज जस्ट फॉर द रेफरेंस। इज दैट क्लियर? दैट्स हाउ वी कैन शो कि भाई अब ड्राइवर को जो है वो नजर आ रही है कार। इज दैट क्लियर? जी। कोई ऐसा बच्चा जिसको ये चीज क्लियर ना हुई हो? चलिए, दैट्स ग्रेट। अच्छा बेटे, जो सेकंड टॉपिक है हमारा वो है रिफ्रैक्शन, सही है। जिस तरह से अभी हमने वेव्स की रिफ्रैक्शन पढ़ी थी कि द बेंडिंग ऑफ द वेव इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, राइट? वेव का बेंड होना रिफ्रैक्शन कहलाता है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं इन टर्म्स ऑफ लाइट, तो द बेंडिंग ऑफ द लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, राइट? लेट्स से आपके पास एक ग्लास ब्लॉक है and a light wave is moving from the air to the glass block, सही है। अब होगा क्या, द फर्स्ट थिंग दैट वी मस्ट नो दैट वी हैव टू ड्रॉ द नॉर्मल। अब यहाँ पे नॉर्मल कहाँ बनाऊंगा बेटे? नॉर्मल क्या होता है? सरफेस से परपेंडिकुलर लाइन।
परपेंडिकुलर लाइन टू द सरफेस, ठीक है। अब यहाँ पे जो सरफेस या इंटरफेस जो भी है वो क्या है हमारे पास, ये वाला, ये इंटरफेस है एयर और ग्लास के दरमियान। इज दैट क्लियर? जी बच्चों, इज दैट क्लियर? ओके। when the light travels from air to from the air to the glass block, सही है, या less dense medium to more dense medium, so it bends, इसको सीधा जाना चाहिए था, now it will bend towards the normal, सही है, इसको सीधा जाना चाहिए था, लेकिन बेटा अब क्या होगा, ये बैंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, सही है। सो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, सही है। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के दरमियान जो एंगल है वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के दरमियान जो एंगल है वो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इज दैट क्लियर? तो हम पहली चीज समझ लेते हैं कि रिफ्रैक्शन क्या चीज है। तो रिफ्रैक्शन कैन बी डिफाइंड एज bending of light due to change in density of the medium। इज दैट क्लियर? मीडियम की डेंसिटी चेंज होने की वजह से लाइट का बैंड हो जाना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, सही है। अब बच्चों जब लाइट ट्रैवल करती है फ्रॉम लेस डेंस टू मोर डेंस मीडियम, ठीक है, तो दो काम होते हैं कि द लाइट लेस टू मोर डेंस में भी हम जैसे डिस्कस किया, लाइट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, लाइट नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाती है। अच्छा, लाइट क्योंकि एक वेव है तो इसकी भी वेवलेंथ होती है, इसकी भी फ्रीक्वेंसी होती है, इसकी भी कुछ ना कुछ स्पीड होती है। तो ऑप्टिकल डेंसर मीडियम में जाकर लाइट की स्पीड स्लो हो जाती है डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से। तो बेटे जब स्पीड लाइट की कम हो जाती है, सही है, तो आप बताइए वेवलेंथ भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज, बट द फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम और अनचेंज, फ्रीक्वेंसी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। इज दैट क्लियर? हाई का बेटा, इज दैट क्लियर? अनीक? Yes, sir. अच्छा जी। यस। अच्छा, अब एक और लॉ है जिस तरह से हमने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था, इस तरह से रिफ्रैक्शन का भी लॉ है कि भाई साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस का रेशियो साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साथ ये एक कांस्टेंट वैल्यू देगा, और ये कांस्टेंट वैल्यू n के बराबर होगी। और n क्या है बेटे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। n क्या है बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बताता है कि हाउ ऑप्टिकली डेंसर आर मीडियम इज, यानी कि जितनी ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होगी लाइट उतना ज्यादा बेंड करेगी। इज दैट क्लियर? अच्छा जी, अगर लाइट, लेट्स से द इफ द लाइट इज मूविंग फ्रॉम मोर टू लेस डेंस मीडियम, बच्चों अब क्या होगा, अब सब कुछ रिवर्स हो जाएगा। लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जाएगी, ठीक है, दैट्स वन थिंग। सेकंड थिंग इज स्पीड, डेंसिटी कम होने की वजह से स्पीड बढ़ जाएगी। स्पीड बढ़ गई तो बेटे वेवलेंथ भी बढ़ जाएगी, बट द फ्रीक्वेंसी रिमेन्स द सेम, अनचेंज्ड।
इज दैट क्लियर? अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, एंड द फॉर्मूला विल बी साइन आर अपॉन साइन आर। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन? इसकी डायग्राम भी मैं जल्दी से बना के दिखा देता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे अगर मैं सरफेस के ऊपर नॉर्मल बना दूँ, so let's say here's the normal. ठीक है, if the light is moving from, सर पता कैसे लगता है ये मोर डेंस मीडियम है लेस डेंस मीडियम? एरो से पता चल जाएगा, वहां पे लिखा हुआ भी होगा। जैसे मैंने आपको यहाँ बता दिया कि भाई ये वाला मीडियम है ग्लास और ये एयर है। अब आपको नहीं पता कौन सा ज्यादा डेंस है, कौन सा कम डेंस है, ऑब्वियस बताया जाता है। यानी कि ग्लास और एयर में पता है, वाटर और एयर में पता है आपको, सही है? वाटर और एयर में पता है, सही है? अच्छा जी, when the light travels from more dense medium to less dense medium, इसको सीधा जाना चाहिए था, but now it will bend away from the normal। ये हो गया एंगल आर और ये हो गया एंगल आई। इज दैट क्लियर बच्चों? इसके बाद वन वी हैव वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फ्रॉम, अच्छा मैं दोबारा बता देता हूँ। मैं कह रहा हूँ बेटे, जब लाइट ट्रैवल करती है मोर डेंस से लेस डेंस मीडियम में, ठीक है, यानी कि ग्लास ब्लॉक से एयर में, तो ये बैंड हो जाती है नॉर्मल से दूर। इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर बच्चों? अच्छा, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अच्छा जी, let's say I have semicircular glass block, ठीक है? अच्छा जी, the first thing that I am going to draw here is the normal। अच्छा जी, नॉर्मल मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई जब लाइट ट्रैवल करेगी फ्रॉम मोर डेंस, यानी कि फ्रॉम दिस ग्लास ब्लॉक टू एयर, व्हाट विल हैपन? The light will bend towards the normal or away from the normal? अवे। It bends away from the normal, सही है? ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, सही है? अगर बच्चों मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या होगा, थोड़ा सा It also increases. इट ऑल्सो इंक्रीजेस। अगर मैं थोड़ा सा और इंक्रीज करूँ तो इट विल ऑल्सो इंक्रीज, एंड अ टाइम विल कम दैट इट विल बिकम पैरेलल टू द सरफेस, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 90। यही होता है ना एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, द एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल। तो ये रहा नॉर्मल और ये रही रिफ्रैक्टेड रे, और ये हो गया एंगल आर। जब बेटा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपके पास 90 डिग्री के बराबर हो जाए, एट दैट मोमेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्या कहते हैं?
क्रिटिकल एंगल। अब क्रिटिकल एंगल का मतलब क्या है कि समथिंग क्रिटिकल, यानी कि दिस इज द फाइनल पॉइंट टिल द रिफ्रैक्शन अकर्स। इसके बाद क्या होगा कि रिफ्रैक्शन नहीं होगी। अब अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा सा बढ़ाते हैं फ्रॉम द क्रिटिकल एंगल, तो अब क्या होगा कि देयर विल बी नो refraction but the total internal reflection. Is that clear? This is angle I and this is angle O. Sir, critical angle is bigger than the angle I, right? Angle I is greater than critical angle. अगर एंगल आई छोटा होगा, क्रिटिकल एंगल बड़ा होगा, तो रिफ्रैक्शन ही मिलेगी ना आपको। बात समझ में आई? अब टोटल इंटरनल में दोनों बराबर हो जाएंगे। अब बराबर हो जाएंगे ना। सर ये एंगल आई एंगल ऑफ इंसिडेंस को बोलते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस को कहते हैं। बेटा दोबारा समझिएगा, मैंने कहा कि भाई जब मैंने एंगल को इंक्रीज करना शुरू किया 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 तो एक टाइम ऐसा आया कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया, 90। एट दैट मोमेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। इज दैट क्लियर? ये लास्ट पॉइंट है जब तक रिफ्रैक्शन आपको मिल रही है, ठीक है। इसके बाद अगर मैंने थोड़ा सा और एंगल को इंक्रीज किया, अब लाइट और बेंड होगी, और बेंड होगी क्या होगा, इट विल कम बैक इनटू द सेम मीडियम। इज दैट क्लियर? थोड़ा सा और एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाने की वजह से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन थोड़ा सा और इंक्रीज हुआ। जब वो और इंक्रीज हुआ तो लाइट जो है वो सेम मीडियम में वापस आ गई। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Sir, तो फिर जब total internal reflection होगी तब incident angle is going to be greater than critical. एग्जैक्टली अब कंडीशंस के बारे में पूछा जाता है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होगी। सबसे पहले मैं क्रिटिकल एंगल बता देता हूँ आपको। क्रिटिकल एंगल क्या होता है? तो इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस when angle of refraction becomes 90। अच्छा, अगर गौर से देखो तो लाइट कौन से मीडियम में ट्रैवल कर रही है, कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में ट्रैवल कर रही है? मोर टू लेस और लेस टू मोर? मोर टू लेस। Less to more. मोर टू लेस और लेस टू मोर? मोर टू लेस। More to less. मोर मोर टू लेस, ज्यादा डेंस मीडियम से कम डेंस मीडियम में, यानी कि ग्लास ब्लॉक से ट्रैवल कर रही है एयर में, ठीक है। अच्छा जी, तो फॉर्मूला था हमारे पास साइन आर अपॉन साइन आई, उसी से एक ड्राइव्ड फॉर्मूला है एन इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी। साइन सी बेटे यहाँ पे क्या है, सी रिप्रेजेंट कर रहा है क्रिटिकल एंगल को। इज दैट क्लियर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला मुझे याद आया, एक और फॉर्मूला है स्पीड ऑफ लाइट की फॉर्म में। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम that is equal to 3 into 10 raised to the power 8 meters per second, या in air divided by speed of light in any medium। Is that clear बच्चों? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन? नो। अब कंडीशंस के बारे में पूछा जाता है, इनडायरेक्टली कंडीशन पूछ ली जाती है। देखो बेटे, पहली कंडीशन क्या है कि द लाइट शुड ट्रैवल फ्रॉम मोर डेंस मीडियम टू लेस डेंस मीडियम, ठीक है। लाइट को ट्रैवल करना चाहिए कौन से मीडियम से? मोर से लेस डेंस मीडियम, ठीक है। एंड द सेकंड थिंग इज के एंगल ऑफ इंसिडेंस is greater than
Is greater than what? Critical angle. Critical. Is that clear? अच्छा, इसके बाद ये जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट है, इसकी जो बेस्ट एप्लीकेशन है वो है फाइबर ऑप्टिक केबल्स, जो हमारे इंटरनेट कनेक्शंस के लिए भी अब यूज की जा रही है। ठीक है, ये मेडिकल पर्पसेस में भी यूज होती है। फाइबर ऑप्टिक केबल्स के अंदर क्यों यूज करते हैं? बिकॉज इट हैज मोर बैंडविड्थ। बैंडविड्थ का मतलब बेटे रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ डेटा पर यूनिट टाइम, यानी कि स्पीड ऑफ द इंटरनेट कह लें या स्पीड ऑफ ट्रांसफर ऑफ डेटा। ठीक है, तो बैंडविड्थ ज़्यादा होने का मतलब ये है कि डेटा ट्रांसफर जल्दी जल्दी होता है, पहली बात। दूसरी चीज़ ये कि दे आर लाइट वेट, इनका वेट कम होता है। द थर्ड थिंग इज व्हाट, दे आर मोर फ्लेक्सिबल। मेटल्स के मुकाबले में जैसे कॉपर वायर एक्सपेंसिव होता है, और जो ये वाली जो केबल्स हैं ये चीपर होती हैं। ठीक है, डेटा सिक्योरिटी इसमें ज़्यादा होती है, ये सिक्योर होती हैं। सही है कि आप इसमें से डेटा टैप नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए, एक क्वेश्चन था इससे रिलेटेड स्पेसिमेन पेपर में। जस्ट गिव मी अ सेकंड, स्पेसिमेन पेपर को। Okay, figure 5.1 shows light in air incident on the side of the rectangular glass block at an angle of 60 degrees। ठीक है, अब आपको एंगल ऑफ 60 डिग्रीज दिया हुआ है, और ये जो 60 डिग्री एंगल है बेटे, ये कौन सा एंगल हुआ? एंगल ऑफ Incidence. इट इज एंगल इंसिडेंस। ठीक है, अच्छा जी। The refractive index of the glass is also given, that is 1.6। The light travels in the glass and is incident on side XY। ये ग्लास के अंदर ट्रैवल करती है और साइड XY से हिट करती है। ठीक है, अंडरलाइन ऑल द टर्म्स दैट डिस्क्राइब अ वेव ऑफ लाइट। लाइट वेव को आप किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं? तो लाइट वेव ट्रांसवर्स होती है, लॉन्गिट्यूडनल होती है? ट्रांस हाँ जी, ट्रांसवर्स वेव होती है। दैट्स वन थिंग। सेकंड थिंग इज Electromagnetic. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सही है, अच्छा जी। अब मुझे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, तो मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी गिवन है बेटे और एंगल ऑफ इंसिडेंस भी गिवन है। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है साइन आर अपॉन साइन आई या साइन आई अपॉन आया साइन आर? Sin I over R. आया क्यों? आया कोस साइन आर। लेस टू मोर है। लेस टू मोर देन से, शाबाश। साइन आई, अच्छा एक सेकेंड, साइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1.6, साइन आई है 60 और साइन आर। बेटे सॉल्व फॉर आर। बच्चे ना अक्सर ये साइन लगाना भूल जाते हैं, तो बेटे ये वाली मिस्टेक नहीं कीजिएगा। ठीक है, यू हैव टू पुट दिस साइन, दिस फंक्शन बिफोर द एंगल। सही है, वो 60 को 1.6 से डिवाइड करवा देते हैं, फिर साइन इनवर्स करके मुझे आर की वैल्यू बता दें। 32.76।
यूजुअली अब आपके जो आंसर्स हैं उसमें अब जो यूजुअली हमारे पास आंसर्स हैं उसमें 2023 में उसमें जो एंगल है वो है 33 डिग्रीज, ठीक है। अच्छा जी, अब कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल, टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में मैं सॉरी आई वाज डिस्ट्रैक्टेड। जो हमें आंसर लिखना है बेटे वो टू सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर लिखना है, ठीक है। 2023 के जितनी भी मार्किंग स्कीम है उसमें आंसर टू सिग्निफिकेंट फिगर में लिखा हुआ है, तो आई वुड रिकमेंड यू कि आप अपना आंसर टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखें, ठीक है। अच्छा जी, अब क्रिटिकल एंगल हमें मालूम करना है यहाँ पर, तो अब मुझे एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, सी n इज इक्वल टू 1/sin c। n की वैल्यू हमें पता है दैट इज 1.6 साइन 1/sin c, ठीक है, या साइन c 1/1। 1/1.6 साइन इनवर्स कर लो। क्या आंसर आ रहा है? $38.68. सही है। अच्छा जी, अब ये कह रहे हैं जो थीटा है ना, थीटा एट पी, पी पॉइंट पर जो एंगल थीटा है, नजर आ रहा है थीटा कहाँ पर है? जी ये रहा थीटा। अब इन्होंने हमें बता दिया है, खुद ही बता रहे हैं कि एंड नॉर्मल इज गिवन बाय 90 माइनस आर, यानी कि जो 90 के बाद मतलब आप 90 में से इस आर की वैल्यू को माइनस करते हैं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कोरिस्पॉन्डिंग एंगल है, सॉरी ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, तो ये आपस में बराबर होंगे। सही है, जी ठीक है। तो 90 माइनस आर करो जल्दी से, आर की वैल्यू है 33, 90 में से 33 माइनस करो तो थीटा पता चल जाएगा, जल्दी बताओ। 57। 57, ठीक है, 57 डिग्रीज। अब ये क्वेश्चन, अब ये तो इन्होंने हमें बताया हुआ है, ये समझाया हुआ है, अब ये पूछ रहे हैं वो हमें एक्सप्लेन करना है। स्टेट एंड एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस टू द लाइट व्हेन इट इज इंसिडेंट ऑन साइड एक्स वाई। अब क्या होगा लाइट के साथ जब ये इंसिडेंट होगी साइड एक्स वाई पर, ये वाली साइड के ऊपर जब इंसिडेंट होगी लाइट के साथ क्या होगा? अब देखो दो काम हो सकते हैं। अवे द फ्रॉम लाइट इज द लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम मोर डेंस मीडियम टू लेस डेंस मीडियम। तो एक काम तो बेटे सिंपली हो सकता है कि द लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सही है, इसको सीधा जाना चाहिए था बट इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। एक सेकेंड दीजिएगा। इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, एक काम ये हो सकता है, या फिर अभी अभी हमने पढ़ा था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए भी यही कंडीशन होती है कि द लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम मोर डेंस मीडियम टू लेस डेंस मीडियम। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या थी? Angle व्हाट of वाज? Angle incidence of is greater incident is than greater critical than angle. critical angle. अच्छा, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 57। क्रिटिकल एंगल कितना है? 39। 39। व्हाट डज दैट मीन? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन Critical Angle of angle. क्रिटिकल Critical एंगल। angle. तो यहाँ पर आप अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड नहीं करेंगे बल्कि क्या करेंगे आप? Total internal reflection. Internal. सही है, तो आप बता देंगे कि एज एंगल ऑफ इंसिडेंस which is 57 degrees is greater than critical angle which is 38 39 degrees, so there would be total internal reflection. Is that clear? Sir, तो away from the normal कब bend करना है? I mean किस केस में क्या हाँ, क्या बोला जब होगा? जब जब एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा होगा, सही है, और एंगल और क्रिटिकल एंगल बड़ा होगा। Is that clear? Yes. सही है। Any confusion till this point? कोई ऐसी बात जो यहाँ तक क्लियर ना हुई हो? नहीं सर। ऑल क्लियर? नो। सर हमें एक्सप्लेन करना था या वो करना था, ड्राइंग करनी थी, बनाना वी था? जस्ट हैव टू एक्सप्लेन इट। ड्राइंग तो मैंने आपको समझाने के लिए की थी। तो हम इसमें ये भी बता सकते हैं कि वो नहीं होगी,
रिफ्लेक्शन नहीं होगी, क्योंकि रिफ्रैक्शन नहीं होगी। रिफ्रैक्शन नहीं होगी। देखो क्वेश्चन दोबारा पढ़ लो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। व्हाट हैपेंस टू द लाइट? तो अगर हम इसमें सिर्फ ये बता देंगे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी तो बस बहुत है, या एक मार्क मिलेगा। तो फिर वो दूसरा साइड भी बतानी होगी कि बताना होगा रिफ्रैक्शन। क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा है क्रिटिकल एंगल से। अच्छा, ठीक। ऑल क्लियर? जी। The next topic that we have is dispersion of light. अच्छा, अपनी थोड़ी सी मैं आसानी कर लेता हूँ। डिस्पर्जन आसान सा टॉपिक है। क्या कर रहे हो? अच्छा, डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या है बच्चों? सो द डिस्पर्जन ऑफ लाइट इज कि व्हेन द वाइट लाइट एंटर्स इनटू द ग्लास प्रिज्म, जब वाइट लाइट जो है ग्लास प्रिज्म में एंटर होती है, जैसे ही एंटर होती है इट स्प्लिट्स इनटू 7 कलर्स। 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। यहाँ तक कोई मसला? अच्छा जी। अब जो 7 कलर्स हमें मिलते हैं, इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेड एंड एंड्स एट वायलेट। ठीक है। अब मुझे बताओ सबसे ज्यादा बैंड कौन सा हुआ? ये ओरिजिनल ट्रैक था। ओरिजिनल ट्रैक से सबसे ज्यादा बैंडिंग कौन से कलर की हुई है? Violet. वायलेट। वायलेट। वायलेट कलर Violet. बैंड्स मोर देन रेड कलर। सही। सबसे ज्यादा जो बैंड करता है वो वायलेट कलर करता है, और सबसे कम बैंडिंग किसमें होती है? रेड कलर में। इज दैट क्लियर? जी। फर्दर ऑब्जर्वेशन से पता चला कि भाई आपके पास जो रेड कलर होता है उसकी वेवलेंथ मैक्सिमम होती है और वायलेट कलर की वेवलेंथ मिनिमम होती है। यानी कि आप वायलेट कलर से रेड की तरफ आएंगे तो वेवलेंथ डिक्रीजेस एंड फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस। है तो बच्चों ये लाइट ही ना, तो सारी लाइट की जो वेव है, सारे कलर्स की जो वेव है, स्पीड है, वो सेम रहेगी। सही है। तो अब एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, राइट? तो इसमें हमने पढ़ा था या v अपॉन एफ इज इक्वल टू लैम्डा। अब देखो यहाँ तो स्पीड चेंज नहीं हो रही, सारी लाइट है तो सबकी स्पीड सेम रहेगी। तो अगर बेटे वेवलेंथ ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी कम एंड वाइस वर्सा। ठीक है। इज दैट क्लियर बेटे? चलो, अब आ जाते हैं एंगल ऑफ डेविएशन की तरफ और फिर हम आगे चलते हैं। देखिए, द लाइट is moving from less dense medium to more dense medium, right? Is that clear? जी। The light is traveling from less dense medium to more dense medium. अब देखो the light is moving straight. ठीक है। तो लाइट को बेटे जब भी लाइट ट्रैवल करेगी लेस से मोर डेंस मीडियम में, तो उसको कहाँ बैंड होना चाहिए? टुवर्ड्स द नॉर्मल। एम आई राइट और नॉट? तो लाइट बैंड हो गई टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्लियर है यहाँ तक? एंड व्हेन द लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम मोर डेंस मीडियम टू लेस डेंस मीडियम, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इज दैट क्लियर? यहाँ तक कोई मसला? तो ये ब्लू लाइट जैसी एंटर हुई मीडियम के अंदर, टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हुई एंड देन अवे फ्रॉम द नॉर्मल। फिर जरा जी 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 बोलें। जी 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 जी, आपस में तो बेटा ये रहा नॉर्मल। ठीक है।
जब लाइट एंटर होगी लेस डेंस मीडियम से मोर डेंस मीडियम, यानी कि एयर से इस प्रिज्म में, तो द लाइट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। इसको सीधा जाना चाहिए था, लेकिन अब क्या होगा, इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। सही है बेटे? जी अब जब लाइट एग्जिट कर रही है इस ट्रांसपेरेंट प्रिज्म को, लाइट को अब सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ड्यू टू चेंज इन द डेंसिटी ऑफ द मीडियम द लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर चली गई है। इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है। अब अगर मैं इसके ओरिजिनल ट्रैक को एक स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर दूं, सही है, और इसके रिफ्रैक्टेड पाथ को, इमर्ज पाथ को ड्रॉ कर दूं, ठीक है, तो यू कैन क्लियरली सी देयर इज एन एंगल बिटवीन these two path and this angle is called angle of deviation, यानी कि ये अपने ओरिजिनल पाथ से कितने एंगल पे डेविएट कर गई है। इज दैट क्लियर? यस सर। So this angle is called angle of deviation. कोई प्रॉब्लम बेटे यहाँ तक? नहीं। लेंसेज से स्टार्ट इसकी करें। डेफिनेशन क्या लिखेंगे एंगल ऑफ डेविएशन की? The angle between यहाँ लिख देता हूँ। सर जो लाइन बाहर स्ट्रेट आ रही है वो मोर डेंस टू लेस डेंस में नहीं आ रही, सो इट विल बी टुवर्ड्स द नॉर्मल। It is actually towards the normal. This one ना, देखो it is moving straight, मोर इसको सीधा डेंस जाना चाहिए था, इससे सीधा जाना चाहिए था, now it is bending towards the normal। सही है, हो गई बैंड? तो सर जो अंदर से बाहर निकल रही है फिर अच्छा, अब इसको क्या होना चाहिए था, सीधा जाना चाहिए था, नाउ इट इज बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, यस सर। ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई इसके ओरिजिनल ट्रैक में और डेविएटेड ट्रैक में जो एंगल है, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, द एंगल बिटवीन द इनिशियल रे ऑफ लाइट and the emerged ray of light is called angle of deviation. Is that clear? अच्छा, इसमें भी अगर देखो, इस इन दोनों में भी दो एंगल्स हैं, the one is bigger one, ये वाला एंगल भी तो इन्हीं दो लाइंस के दरमियान है ना, one is bigger one and the other one is smaller one, तो आप लिख दीजिएगा the smaller angle। Is that clear? यस सर। अच्छा ठीक, हम जल्दी से लास्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, दैट इज लेंसेज, एंड द लेंसेज इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अच्छा, अगर आप लोग मुझे इजाज़त दें तो क्या मैं लेंसेज के नोट्स वहीं से कॉपी कर लूं, और फिर क्यों हमारा टाइम बच जाएगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा रे डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे फिर खुद से। जी सर, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, लेंसेज की अगर हम बच्चों बात करें तो हमारे पास दो तरह के लेंस होते हैं, एक होता है कन्वर्जिंग लेंस जिसे हम कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं, और एक होता है डाइवर्जिंग लेंस जिसे हम कॉनकेव लेंस भी कहते हैं। तो जब भी हम कन्वर्जिंग लेंस की बात करेंगे तो उसको कन्वर्जिंग क्यों कहा जा रहा है बेटे, जब इसमें पैरेलल रेज ऑफ लाइट एंटर होती हैं तो ऑल द पैरेलल रेज ऑफ लाइट आर कन्वर्ज्ड एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाती हैं, एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकल पॉइंट। सही है, या principal focus, because all the rays of light are converged at this point. Is that clear? जी।
अब बेटे लेंस में याद रखिएगा कि जब भी आप बेंडिंग करेंगे यू आर गोइंग टू बेंड इट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लेंस। लेंस के सेंटर से बेंड करेंगे। ये लेंस का जो सेंटर एक बीच में आपको नजर आ रहा है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। व्हाट इज दिस कॉल्ड? Optical center. ऑप्टिकल सेंटर से लेकर फोकल पॉइंट या प्रिंसिपल फोकस तक का जो डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं फोकल लेंथ। क्या कहते हैं बच्चों? Focal length. मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है फोकल लेंथ। अच्छा, एक स्ट्रेट लाइन जो कि प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, दिस लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। इज दैट क्लियर? हमने 3 टर्म्स पढ़ी, ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, 4 टर्म्स और फोकल लेंथ। इज दैट क्लियर? सर प्रिंसिपल एक्सेस वापस बताते हैं। एक स्ट्रेट लाइन होती है जो कि लेंस के सेंटर से और प्रिंसिपल फोकस से पास होती है। इज दैट क्लियर? दैट इज Yes, कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, अब डाइवर्जिंग लेंस में क्या होता है बेटे? अच्छा, अगर आप कन्वर्जिंग लेंस देखें तो इसके एजेस जो होते हैं वो थिन होते हैं और सेंटर से थिक होता है। अगर आप डाइवर्जिंग लेंस को देखें तो इसके एजेस थिक होते हैं एंड इट इज थिन फ्रॉम द सेंटर। इज दैट क्लियर? अब नाम से ही समझ में आ रहा है कि रेज ऑफ लाइट को कन्वर्ज करने के बजाय डाइवर्ज कर देता है, फैला देता है। एंड द रेज ऑफ लाइट आर डाइवर्ज्ड इन अ वे कि जब आप इन रेज ऑफ लाइट को एक्स्ट्रा प्लॉट करेंगे तो ये सारी रेज ऑफ लाइट एक पॉइंट पर मीट करेंगी एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। इज दैट क्लियर? मतलब ये एक्चुअल में तो मीट नहीं कर रही है, एक्स्ट्रा प्लोटेशन के बाद मीट कर रही है एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ फोकस। ठीक है? अच्छा, अब 3 रूल्स हैं रे डायग्राम को ड्रॉ करने के। बेटे अगर ये 3 रूल्स आपने समझ लिए आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। पहला रूल सेज कि भाई अगर ये वाली लाइन जो आपको नजर आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस है। इज दैट क्लियर? हेलो? यस सर। ये जो पॉइंट आपको नजर आ रहा है दिस पॉइंट इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर। शाबाश। अब मैं कह रहा हूं कि इफ द रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो रिफ्रैक्शन के बाद इसको कहां से पास होना चाहिए? थ्रू फोकल पॉइंट। इज दैट क्लियर? दिस इज रूल नंबर 1 कि अगर रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्शन से पहले प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इसको कहां से पास होना चाहिए? थ्रू एफ। गॉट माय पॉइंट? अच्छा, दूसरा रूल कहता है कि अगर रे ऑफ लाइट पास हो रही है थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, सही है, अगर रे ऑफ लाइट कहां से पास हो रही है बेटे? ऑप्टिकल सेंटर से, सो इट विल गो स्ट्रेट अनडिफ्लेक्टेड, अनडिफ्लेक्टेड पास हो जाएगी। ठीक है? तीसरी बात, तीसरा पॉइंट। अच्छा, दो 2 रूल्स आर इनफ फॉर ड्राइंग द रे डायग्राम। ठीक है, ये 2 से काम हमारा हो जाता है, गुजारा हो जाता है। बट द थर्ड वन सेज कि अगर आपकी रे ऑफ लाइट पास हो रही है थ्रू एफ, कहां से पास हो रही है बेटे? एफ से पास हो रही है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जस्ट द रिवर्स ऑफ द फर्स्ट वन कि अगर ये एफ से पास हो रही है तो रिफ्रैक्शन के बाद ये पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। इज दैट क्लियर? ओके, अब रे डायग्राम ड्रॉ कैसे करते हैं, मेजरमेंट्स वगैरह कैसे करते हैं, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले ये रे डायग्राम होती क्या है, रूल को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, लेट्स सी। एक ऑब्जेक्ट मुझे दिया हुआ है, एक डिस्टेंस के ऊपर रखा है, इसको मिरर्स सॉरी लेंस से, एंड इट्स हाइट इज गिवन, एवरीथिंग इज मेंशन। ठीक है, अब मुझे सिर्फ रे डायग्राम को ड्रॉ करना है। तो देखिए, पहला रूल कहता है कि अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो इसको कहां से पास होना चाहिए बेटे? थ्रू Focal point. फोकल पॉइंट। तो मैंने इसको फोकल पॉइंट से पास कर दिया। इज दैट क्लियर? अगर रे ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, यस सर। ओके बेटे, अगर इफ इट इज पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर सो इट विल गो स्ट्रेट अनडिफ्लेक्टेड। ठीक है? अब देखें, जहां पर इन दोनों रेज ऑफ लाइट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर इमेज फॉर्म हो जाएगी
एनी कंफ्यूजन? Sir, can you explain it again? जी, मैं कह रहा हूँ कि भाई अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो उसको कहाँ से पास होना चाहिए बेटे? Focal point. अगर ये ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो उसे कैसे पास होना चाहिए? इट शुड गो स्ट्रेट अनडिफ्लेक्टेड, सीधी चली गई। ठीक है, ड्रॉ कर दिया मैंने। जी. अच्छा, अब मैंने देखा कि जिस पॉइंट पर ये दोनों रेज ऑफ लाइट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, कट कर रही हैं, उस पॉइंट पर इमेज फॉर्म हो जाएगी। इज दैट क्लियर? Yes. कोई Yes, मसला sir. यहाँ तक? अच्छा जी, अब हम यहाँ से रे डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं एंड दिस वुड बी आवर प्रैक्टिस। बेटे आपको हमेशा इस तरह का एक ग्राफ प्लॉट दिया हुआ होगा एग्जाम में और आपसे कहा जा रहा होगा कि आप रे डायग्राम को प्लॉट करके दिखाइए। सही है, तो हाउ टू ड्रॉ द रे डायग्राम, लेट्स सी। मुझे कुछ ना कुछ डेटा इन्होंने क्वेश्चन में गिवन होगा। सही है, लेट्स से यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेंशन किया हुआ है 5 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ है 2 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट हाइट है 2 सेंटीमीटर और जो लेंस है हमारे पास वो है कन्वर्जिंग लेंस। इज दैट क्लियर? सही है, यस तो सबसे पहले मैं बना लेता हूँ लेंस। Yes, sir. लेंस का सेंटर हो गया, ये आ गया। जो स्ट्रेट लाइन बनाई है कौन सी लाइन कहलाती है बेटे? प्रिंसिपल एक्सेस। शाबाश। कोई मसला यहाँ तक? नो। अच्छा जी, हम जितने भी डिस्टेंस को मेजर करेंगे, जितने भी डिस्टेंसेस को मेजरमेंट करेंगे, हम वो लेंस के सेंटर से करेंगे, याद रखिएगा। ये रहा लेंस का सेंटर। ठीक है, सबसे जी पहले फोकल पॉइंट मार्क कर लेता हूँ। फोकल पॉइंट है हमारे पास 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जी बेटे यहाँ पर तो हम ग्राफ दिया हुआ है तो हमें स्केल की तो जरूरत है नहीं, रूलर की जरूरत तो है नहीं। यहाँ पर हम ग्राफ का जो है वो यूज करेंगे एंड दैट सेज कि भाई आपके पास जो एक पूरा बॉक्स है ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस दैट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और वर्टिकल पर भी जो एक बॉक्स है वो भी किसके बराबर है? 1 सेंटीमीटर के। क्लियर हो गई बात? स्केल से जी मेजरमेंट नहीं करनी, याद रखिएगा। जब ग्राफ दिया हुआ है स्केल से मेजरमेंट नहीं करनी, एक बॉक्स का साइज पता होना चाहिए। तो मैंने कहा सर, कि वो भाई ग्राफ में बताएंगे कि कितना है 1 सेंटीमीटर, या हम खुद ही बता देंगे? मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास रे डायग्राम में अंडरस्टूड होता है कि 1 सेंटीमीटर। अगर मेंशन नहीं भी है तो आपके पास 1 सेंटीमीटर के बराबर होगा। ओके तो ये हो गया एक पॉइंट, दोनों साइड पे बना लेता हूँ। ये हो गया फोकल पॉइंट, ठीक है, और ये हो गया फोकल पॉइंट। इज दैट क्लियर? Yes, sir. अब मैं देख लेता हूँ ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस के ऊपर रखा है। भाई ऑब्जेक्ट को रखा है ना 5 सेंटीमीटर पर। ठीक है, तो देखो बेटा ये हो गया 1 2 3 4 एंड 5। सही है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है बेटे? बेटे 2 सेंटीमीटर। सही है, तो ये हो गया 1 और 2। अच्छा, बाज बच्चे थोड़े से जज्बात में आकर क्या करते हैं, जज्बात में आके वो एरो यहाँ बना देते हैं। सही है, और जब वो ड्रॉ करने जाते हैं तो एक्चुअली आपने इतना एरर कॉज कर दिया यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे नहीं कीजिएगा। जहां पर आपने इसको एंड किया है वहीं पर ही एरो बनाएंगे। इज दैट क्लियर? अच्छा, Yes, अब sir. पहला रूल समझा दीजिएगा। द फर्स्ट रूल सेज, व्हाट डज इट से? क्या कहता है पहला रूल? प्रिंसिपल एक्सेस सर, पे अगर अगर पैरेलल होगी तो फिर फोकल पॉइंट की थ्रू जाएगी। अगर पैरेलल होगी तो इट विल पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस। क्या मैंने सही बनाया?
सिर्फ थोड़ा सा ऊपर तो करें। तो थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा बस। अगेन। अब सही है। जी। यस सर। अच्छा, इफ इट इज पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, स्ट्रेट चली तो जाएगी। फिर स्ट्रेट अनडिस्टर्ब चली होगी। जाएगी। सही ड्रॉ किया बेटे। जी। यस सर। लास्टली कि इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर मैं एक एरो बना दूंगा एंड दिस एरो शोज द इमेज। ये हो गया था ऑब्जेक्ट, ये हो गई इमेज। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? नो। तीसरा रूल यहाँ पर यूज करने की जरूरत नहीं है। सही है। अच्छा जी, अब रे डायग्राम को देख के इमेज की प्रॉपर्टीज को कैसे आइडेंटिफाई करना है इसको सीख लेते हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज कि इफ कैन यू प्लीज कंफर्म इफ द रेज ऑफ लाइट आर एक्चुअली इंटरसेक्टिंग ईच अदर और नॉट। क्या मैंने कुछ एक्स्ट्रा प्लॉट किया, कुछ करना पड़ा एक्स्ट्रा काम, और फिर जाके मैंने इमेज को ड्रॉ किया, या डायरेक्ट इंटरसेक्शन हो चुकी, आराम से हो गई थी? आराम से। सही है। द रेज ऑफ लाइट आर एक्चुअली इंटरसेक्टिंग ईच अदर, so it means that the image which is formed here is real image. सही है। Is that clear? अच्छा जी, that's one thing. यस Second सर। thing is कि इसको यूं भी देख सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट इज ऑन द लेफ्ट साइड and the image is on the right side, it means that the object and image are on the opposite side of the lens, then the image formed is real image. Real image होगी, ठीक है। The second thing is if the object is above the principal axis and the image is below the principal axis, तो अब कौन सी इमेज फॉर्म होगी? इन्वर्टेड इमेज, उल्टी। ऑब्जेक्ट ऊपर है और इमेज नीचे प्रोड्यूस हो रही है, तो इट मींस दैट वी हैव इन्वर्टेड इमेज। इज दैट क्लियर? द थर्ड एंड द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ दिस इमेज इज कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, इट्स हाइट इज दिस मच, ठीक है। That is equal to 2 centimeters. Can you please confirm that what is the size of the image here? लेस देन 2 है सर। 1.4। Less than 2, 1, 1.4 समथिंग। almost, okay, almost 1.4 centimeters. So is it smaller than object or same size or bigger than स्मॉल। object? स्मॉलर। Small. So that is called, आप लिख सकते हैं smaller than object, या फिर आप लिख सकते हैं diminished. So the image form is diminished. Is that clear? It's great. अच्छा जी, एक और रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। मुझे नहीं पता इसको कैसे ड्रॉ करना है, मैं पूरा इरेज कर दिया मैंने, ठीक है। अब ये कुछ डेटा मुझे गिवन है। फोकल लेंथ है 3 सेंटीमीटर्स, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर। यू से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 1 सेंटीमीटर। लेट्स ड्रॉ इट। सो हियर सर यू इज क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, लेकिन आपको मेंशन होगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये बना दिया मैंने प्रिंसिपल एक्सिस, ये बना दिया मैंने लेंस। अच्छा, एग्जाम में यूजुअली लेंस बना हुआ आता है, ठीक है। बस जस्ट द लास्ट थिंग वी आर डिस्कसिंग, इसके बाद दिस इज द लास्ट रे डायग्राम, फिर एंड कर रहे हैं, ठीक है बेटे। ये हो गया हमारा लेंस। ओके, दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर बेटे, राइट। अब सबसे पहले फोकल पॉइंट मार्क करने हैं। आते हैं, वो जल्दी से बता दूंगा अभी। यहाँ पे फोकल लेंथ कितनी है? 3 सेंटीमीटर्स। तो बेटे हो गया 1, 2 एंड 3। ये हो गया फोकल पॉइंट 1, 2 एंड 3। दिस इज द फोकल पॉइंट, सही है। ऑब्जेक्ट मैंने कितने डिस्टेंस के ऊपर रखा है?
2 पर ऑब्जेक्ट की हाइट है 1 सेंटीमीटर, सही है। तो ये हो गया, ऑब्जेक्ट आ जाएगा हमारे पास 1 और 2, ये रहा 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस, और इसकी हाइट मैंने 1 सेंटीमीटर ही रखी है, ठीक है बेटे, इज दैट क्लियर? यस सर। सर ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा वो भी हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से काउंट करेंगे। हाँ, सारे डिस्टेंसेस ऑप्टिकल सेंटर से काउंट करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब एक्सेप्ट आपकी हाइट तो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर देखोगे ना, सही है। अब पहला रूल कहता था हमारे पास रे डायग्राम का, इफ द रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस व्हाट विल हैपन? फोकल पॉइंट के थ्रू जाएगी। Pass through focal point. विल पास थ्रू फोकल पॉइंट। बेटे क्या मैंने सही ड्रॉ किया? सही है। जी। और इफ द रे ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, सो व्हाट विल हैपन? अनडिस्टर्ब्ड होगी सर। It will pass through, it will go straight undeflected, is that clear? क्या रेज ऑफ लाइट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं? No. नहीं। नहीं। अच्छा जी, तो इसका मतलब अभी इमेज फॉर्म नहीं हुई है, सही है। तो इसके लिए अब हमें एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। क्या एक्स्ट्रा काम है भाई? लेट्स सी। अब मैं यहाँ स्केल रखूंगा और स्केल रखकर एक एक्स्ट्रा लाइन बना दूंगा, ठीक है, डॉटेड लाइन। यहाँ स्केल रखूंगा और यहाँ पर भी एक डॉटेड लाइन बना दूंगा। यू कैन क्लियरली सी दैट देयर इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू रेज, जो मैंने बाद में प्लॉट किए हैं, ठीक है बेटे। एंड हियर एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन द इमेज इज प्रोड्यूस्ड। इज दैट क्लियर? यस सर। अब बेटे ये हो गया हमारे पास इमेज, ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब मुझे बताइए जल्दी से, इज इट अ रियल इमेज और अ वर्चुअल इमेज? वर्चुअल। क्योंकि रेज ऑफ लाइट आर नॉट इंटरसेक्टिंग ईच अदर रियली, सही है। रियल में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, हमने एक्स्ट्रा प्लॉट करके इंटरसेक्ट कराया, तो ये रियल इमेज नहीं है, वर्चुअल इमेज है। और वी कैन क्लियरली सी ऐसे दैट भी बोथ, बता सकते हैं ना कि सर एक ही साइड पे। हाँ, और वी कैन से दैट बोथ आर ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस, पहली बात। दूसरी बात ये कि बोथ आर अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, दोनों अगर आप देखो तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब जो आपकी इमेज बन रही है वो है अपराइट, सीधी इमेज बन रही है। इज दैट क्लियर? द Yes, थर्ड sir. एंड द लास्ट थिंग इज, आप यहाँ देख के बता दें कि कौन बड़ा है, ऑब्जेक्ट और इमेज। ये तो क्लियरली पता चल रहा है, इमेज। इमेज इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, तो हम कहेंगे मैग्नीफाइड और इनलार्ज्ड। इज दैट क्लियर? यस सर। यस। अच्छा, अब यहाँ पर आपका डाइवर्जिंग लेंस भी जल्दी से देख लो, ठीक है, और फिर ख़त्म। बस डाइवर्जिंग लेंस की एक ही रे डायग्राम आती है, और वो कैसे ड्रॉ करते हैं, लेट्स। अच्छा, वो मैंने नहीं ड्रॉ करवाई है, मैं बता देता हूँ, फिर भी यहाँ पर ही बता देता हूँ। डाइवर्जिंग लेंस आपके पास, लेट्स से ये हो गया एक लेंस, ये हो गया इसके लिए प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है बेटे। अब बेटे व्हेन अच्छा जी, अब व्हेन लेट्स से द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड समवेयर हियर, ठीक है, और ये हो गया हमारे पास फोकल पॉइंट, ये हो गया। आइडियली मैंने कोशिश कर रहा हूँ बस जल्दी से समझाने के लिए कि मैंने सेम डिस्टेंस पे ड्रॉ किया। इज दैट क्लियर? अब यस सर।
रूल हमने पढ़ा है कि इफ द रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो अब क्योंकि ये डाइवर्जिंग लेंस है तो इसको कन्वर्ज होने के बजाय क्या हो जाना चाहिए, डाइवर्ज होना चाहिए, दूसरी तरफ चले जाना चाहिए। और दूसरी तरफ इस तरह से जाना चाहिए कि जब मैं इसको एक्स्ट्रा प्लॉट करूंगा तो इसको कहाँ से पास होना चाहिए बेटे, थ्रू फोकल पॉइंट। इज दैट क्लियर? यस सर। अच्छा, जो फोकल पॉइंट वाला पार्ट आप बनाएंगे वो आप डॉटेड लाइन से बनाएंगे, ठीक है? सर ये बताना जरूरी होगा हर एक उसके अंदर डॉटेड लाइन जी वाला बेटे, पार्ट? बना जरूरी होगा, इसके बगैर रे डायग्राम कंप्लीट नहीं हो सकेगी आपकी। सर डाइवर्जिंग लेंस है हमारे सिलेबस में? जी है। और अगर आपके जो रे ऑफ लाइट है, इफ इट इज पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर सो इट विल गो स्ट्रेट अनरिफ्लेक्टेड, ठीक है, सीधी चली जाएगी। अब अगर मैं इस वाली रे को एक्स्ट्रा प्लॉट भी करूं तो वापसी इसी रे पर आ जाएगी, सही है, तो एक्स्ट्रा प्लॉटेशन की जरूरत नहीं है। तो यू कैन क्लियरली सी दैट बोथ द रेज ऑफ लाइट आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट दिस पॉइंट। मैं कलर डिफरेंट यूज कर लेता हूं ताकि हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकें। दिस इज इमेज। अब ये ऑब्जेक्ट, अब मुझे देख के बताओ क्या रेज ऑफ लाइट एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रही हैं? एक तो यहाँ जा रही है और एक यहाँ जा रही है, क्या ये वाकई में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं? नहीं। तो इमेज की प्रॉपर्टी लिखवाइए, रियल और वर्चुअल। 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 और यू कैन क्लियरली सी दैट बोथ आर ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस, ठीक है? अब बताइए अपराइट है या इन्वर्टेड है? राइट। अपराइट, बिकॉज बोथ आर अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हैं दोनों। अब बताइए डिमिनिश्ड है, इनलार्ज्ड है और सेम साइज है? नॉट। ऑब्जेक्ट देखो, डिमिनिश्ड है सर। डिमिनिश्ड है। इमेज छोटी है ना, इमेज की प्रॉपर्टी बता रहे हैं ना बेटे हम लोग, तो इमेज के हिसाब से लिखेंगे, तो डिमिनिश्ड इमेज है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। सही, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम? हाँ सर। अच्छा, एक लास्ट बात रह गई है, आई डिफेक्ट्स। आई डिफेक्ट्स ये समझ लीजिए कि आई डिफेक्ट्स किस तरह से काम करते हैं, इसके फिर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके फिर आप लोग मुझे बताएंगे कि यू आर एबल टू सॉल्व इट और नॉट। इस केसेस को पढ़ लीजिएगा, मैं इसको अपडेट करके अभी अभी पोस्ट कर रहा हूँ ऑन गूगल ड्राइव। बेटे अगर आपके पास जो आई है नॉर्मल आई, उसमें जो रेज ऑफ लाइट होती हैं वो रेटिना पे कन्वर्ज हो जाती हैं, ठीक है? अगर ऐसा है तो नॉर्मल आई है। अगर ऐसा नहीं हो रहा, Yes. रेज ऑफ लाइट रेटिना से पहले कन्वर्ज हो जा रही है, तो ऐसी डिफेक्ट को कहते हैं शॉर्ट साइटेडनेस, ठीक है? यस सर। अगर रे ऑफ लाइट रेटिना के बिहाइंड कन्वर्ज हो रही हैं तो ऐसी प्रॉब्लम को कहते हैं लॉन्ग साइटेडनेस, सही है? अब शॉर्ट साइटेडनेस को ओवरकम कैसे करें भाई, इसकी कन्वर्जिंग पावर बढ़ गई है, सही है, तो कम कैसे करें, तो एक डाइवर्जिंग लेंस यूज कर लिया। डाइवर्जिंग लेंस इसको थोड़ा सा डाइवर्ज करता है ताकि रेज ऑफ लाइट कहाँ पे कन्वर्ज हो जाए, ऑन टू द रेटिना। तो इसका मतलब क्या हुआ, शॉर्ट साइटेडनेस को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ अ कॉनकेव लेंस। डाइवर्जिंग लेंस। हाँ, डाइवर्जिंग लेंस। और यहाँ पे कन्वर्जिंग पावर कम हो गई तो हम एक कन्वर्जिंग लेंस यूज कर लेते हैं, सही है, ताकि रेज ऑफ लाइट कन्वर्ज हो जाए ऑन टू द रेटिना। इज दैट क्लियर? यस सर। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम? नो सर। इज देयर एनीथिंग व्हिच इज अनक्लियर? इन केसेस को पढ़ लेना, आई एम एडिंग इट, सही है? ठीक है सर। ठीक है, तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय तो साइड। पास पेपर टाइम करके मुझे फीडबैक दीजिएगा। जी बेटे। आंसर वो आप वीडियो कब डालेंगे, क्योंकि मैंने थोड़ा लेट आया था ना, आधा घंटा। अच्छा, मैं डाल देता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ अभी डाल दूँ। दरअसल प्रोसेस होने में टाइम लगता है, तो मैं बंद कर चुका होता हूँ सब कुछ, फिर आई विल ट्राई कि आज डाल दूँ, अदरवाइज कल डाल दूंगा। नहीं, नेक्स्ट सुबह तक अगर जब सुबह अगर हो जाएगी ना जल्दी तो फिर अच्छा रहेगा, तो मैं फजर के आई विल बाद ट्राई डाल कि मैं आज करने से पहले, सोने से पहले अपलोड कर दूँ। दूंगा। सब जाकर ठीक है, थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन। अल्लाह हाफ़िज़ सर। अल्लाह हाफिज़।